नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज की क्लास इतिहास की उस मोड़ पे खड़ी है जहां से आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं होगा, बल्कि वो परिवर्तन पूरे विश्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। क्योंकि उस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है पूरे विश्व में एक नया धर्म का आ जाना, जिस धर्म को हम लोग इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। अब इस इस्लाम धर्म का बिल्कुल ही हम लोग ओरिजिन से देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में अगर इस इस्लाम धर्म की उस सऊदी अरब के क्षेत्रों में अगर स्थापना की गई, तो आगे चल के उसके शासकों के द्वारा एक खलीफा का पद जब सृजित किया जाएगा, तो कैसे उस खलीफा का पद का पूरी तरीके से एक राजनीतिकरण यहाँ पे हो जाएगा और उसके राजनीतिक नेतृत्व में अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों के माध्यम से पूरे विश्व के बहुत बड़े भूभागों पे कैप्चर करने का प्रयास किया जाएगा। और उसी कड़ी में भारत भी एक हिस्सा बनेगा, जहाँ पे मुस्लिम आक्रमण होगा। भारत पे उन क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में लेने का प्रयास भी किया जाएगा। और अंततः आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात करें 1200 से लेके लगभग 1700-1800 ईस्वी तक एक लंबे समय तक भारत में जो सबसे बड़ा एक शक्ति के रूप में वर्चस्वकारी शक्ति के रूप में उभरेगा, तो वो है यहाँ पे इस्लाम धर्म, मुस्लिम शासक। अब ये कैसे है, यहाँ पे क्या क्या ऐसे कारण थे जो इनको इतना ऊपर ले गया और भारत में मौजूद जो भी शासक थे उनको इतना नीचे कर दिया। इन बहुत सारी बातों को आप इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। और ख़ासकर इन मुस्लिम आक्रमणकारियों में जैसे कुछ शब्दावली आती है, फारसी लोग कौन थे, अरबी लोग कौन थे, तुर्की लोग कौन थे, इन तीनों को तो आप पढ़ लेते हैं लेकिन शायद फिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके वजह से समस्या आती है। और इसके वजह से बहुत सारे जो ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए हैं, साहित्य वगैरह लिखे गए हैं, उसको रटना पड़ता है उसकी भाषा को लेके। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उसको रटना भी नहीं पड़ेगा। और आने वाले दिनों में देखिए दिल्ली सल्तनत जस्ट स्टार्ट होने वाली है, मुगल काल जस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। इन दोनों टॉपिक के लिए देखिए आज का जो क्लास है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसके वजह से उन सारे ही बेसिक को आज आप इस क्लास में कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप करें, PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ थोड़ा बेसिक चीज़ों से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ किसी कमज़ोर क्षेत्रों को यहाँ पे दबाने का प्रयास करती है। ये इतिहास की धारा है। इस इतिहास की धारा को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये देखिए जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा वगैरह तो होती है नहीं, बहुत सारा आप पहाड़ वहाड़ है, यहीं पे आपको अमूर दरिया, सिर दरिया, नदी वह देखने के लिए मिलेगी। ये भाग देखिए कभी सोवियत रूस के अंडर कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो भी ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वाला एरिया है, ये बहुत बड़ा देखिए इतिहास में परिवर्तन का कारण बना है। चूँकि यहीं से माना जाता है कि आर्यों का भी नंबर 1 देखिए यहाँ पे भारत में आगमन हुआ। जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो आर्य लोग भारत में ही रह गया। उसके बाद से देखिए जब पूरी तरीके से जब वैदिक कालीन जब सभ्यता यहाँ पे शुरू होगी, तो आपको पता है कि धीरे 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 यहाँ पे जनपद, महाजनपद, साम्राज्य बनना यहाँ पे शुरू होगा। तो इस कड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पे मगध साम्राज्य भी आएगा। लेकिन हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि पुनः ये जो उत्तर पश्चिम की जो सीमा है, चूँकि हिंदुकुश की पहाड़ियाँ वगैरह उसको आसानी से इस हकमनी एम्पायर का जो शासक हुआ करता था डेरियस प्रथम, इसके द्वारा यहाँ पे लांघ दिया गया था। आने वाले दिनों में ध्यान रखिएगा, आर्यों के बाद यहाँ पे डेरियस प्रथम में लिख दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में यहाँ पे सिकंदर भी आएगा, इसी खैबर या दर्रा होते हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि साम्राज्यवादी विस्तार अगर नीति यहाँ पे हो रही है, तो इसका बहुत बड़ा एक मूल कारण है वहाँ के अयोग्य, कमज़ोर लोग, कमज़ोर चाहे शासक कह सकते हैं। और ये परंपरा यहाँ पे चलती रही। लेकिन एक बहुत बड़ा फिर हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा कि जब उस चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, उस अशोक के नेतृत्व में भारत में जब एक विशाल साम्राज्य जब यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, साम्राज्य, चाहे हम लोग अशोक की बात करें, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो पुनः फिर से उन विदेशी शक्तियों के द्वारा
पुनः यहाँ पे आँख उठाने की भी कोशिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही योग्य व्यक्ति बैठा हुआ है। चाहे चंद्रगुप्त की बात करें, चाहे अशोक की बात करें, यही कारण है कि इधर से आक्रमण वगैरह यहाँ पे रुक जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, देखिए अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से पूरा जो क्षेत्र है उसका बंटने लगेगा। ये सीमा बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से असुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि ये तो समुद्री भाग है पूरा का पूरा। चाहे हम लोग बे ऑफ बंगाल की बात करें, इधर हम लोग ठीक है अरब की खाड़ी की यहाँ पे बात करें, इधर हिमालय है, देखिए पूरी तरीके से भारत के बाप का दर्जा दिया जाता है, तो इधर से मजाल नहीं है कोई यहाँ पे आ सकता है। तो भारत की एक ही जो सीमा है बिल्कुल असुरक्षित है, और वो है ये वाला हिस्सा, भारत का उत्तर पश्चिम का हिस्सा। अब पुनः देखिए यहाँ पे शुरू हो जाएगा मौर्योत्तर काल तक आते आते यहाँ पे ठीक है। चाहे हम लोग शकों की बात करें, सिथियन की बात करें, शक सिथियन, चाहे हम लोग यहाँ पे पार्थिव की बात करें, या फिर चाहे हम लोग कुषाणों की बात करें, ये लोग भी आएगा और भारत में पूरी तरीके से रच बस जाएगा। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, उतना बड़ा चेंज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये इन्हीं क्षेत्रों में भारत में आके सब यहाँ पे रच बस गया। और पुनः फिर से उस हर्षवर्धन के काल तक आते आते, गुप्तोत्तर काल तक आते आते, ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है देखिए बहुत ही यहाँ पे मजबूत हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन एक बहुत योग्य ही शासक हुआ करता था, जिसने भारत का राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया, खासकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो फिर से इधर से अटैक यहाँ पे रुक जाता है। लेकिन इसी समय हर्षवर्धन के समकालीन ही देखेंगे तो एक नया धर्म का इस सऊदी अरेबिया के क्षेत्रों में यहाँ पे उदय हो गया है। बिल्कुल ही उस प्रॉफिट मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम धर्म का यहाँ पे उदय हो चुका है। लेकिन चूंकि उस समय इस्लाम धर्म बिल्कुल ही ठीक है अपने इनिशियल स्टेज भी था, हर्षवर्धन में यहाँ पे शानदार तरीके से अपने शासन प्रशासन को यहाँ पे चला रहा था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुनः ये जो उत्तर पश्चिम की जो सीमा है कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, और इधर मुस्लिमों का आगे चल के देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार शुरू हो जाएगा। और इसी साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो लोग पूरी तरीके से यूरोप से लेके अफ्रीका का जो क्षेत्र है बहुत बड़े क्षेत्रों पे कंट्रोल करेगा। अब बारी रहेगी पूर्वी क्षेत्रों पे आक्रमण करने की, और उस सबको एक ठीक है ऐसा आप कह सकते हैं एक बहाना मिल जाएगा, खासकर लगभग उस 8वीं सदी के बिल्कुल ही आपको ठीक है पूर्वार्ध में देखेंगे तो बहाना मिल जाएगा और पुनः वो सब यहाँ पे अटैक कर देगा। तो कारण क्या है देखिए, तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो ये जो इलाका है उत्तर पश्चिम का, पुनः ये इलाका बिल्कुल यहाँ पे कमज़ोर हो गया। तो इस चीज़ को आप समझिए, जब जब यहाँ पे कोई भी क्षेत्र कमज़ोर होगा तो आसपास के क्षेत्रों के द्वारा उसका जरूर ही साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। और यही इस इतिहास को चेंज को दर्शाता है। मुस्लिम आक्रमण भी होगा, आगे चल के पुनः यहाँ पे हुड़ों का भी आक्रमण होगा। लेकिन आज के इस टॉपिक में हमको जानना है कि मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ। लेकिन उस मुस्लिमों के आक्रमण को जानने से पहले पूरा का पूरा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि अगर भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रहा है तो बिल्कुल वो इस्लाम के आगमन के बाद हो रहा है, ना कि इस्लाम धर्म के आगमन के पहले। क्योंकि इस्लाम आया तभी तो ठीक है मुस्लिम लोग यहाँ पे आया पूरी तरीके से ठीक है उस क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा उस धर्म को अपना के। अब इसको देखिए मोटे तौर पे अगर देखा जाए, सर्वप्रथम अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने बताया कि कभी जो ईरान का जो क्षेत्र था, पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, हकमनी एम्पायर हुआ करता था, वहाँ के शासक जो डेरियस प्रथम था उसने सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी के रूप में भारत में अटैक किया था। और वर्तमान में वही जो पर्शियन एम्पायर वाला क्षेत्र है, ईरान वाला क्षेत्र है ठीक है, वहीं पे देखिए फारसी भाषा का ठीक है जन्म हुआ, वहीं के लोग फारसी भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा जो बात आ रहा है हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अरबों का, ठीक है। अब अरब का यहाँ पे जब आक्रमण हो रहा है तो बिल्कुल ये उस पैगंबर मोहम्मद का जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से ये लोग जब ठीक है निकला हुआ है तो वहीं पे अरबी भाषा की भी जन्म हो गया। और यहाँ पे जब अरबों का आक्रमण हो रहा है देखिए सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ है अरबों के द्वारा एक असफल आक्रमण माना जाता है, और वो है यहाँ पे मुस्लिम जो खलीफा था उमैयद वंश का, ठीक है, हजरत उमर या फिर खलीफा उमर बोला जाता है, उसी के द्वारा उबैदुल्लाह को ठीक है उबैदुल्लाह को यहाँ पे भेजा गया, जिसको भारत के लोगों के द्वारा या फिर भारत का जो सिंध का जो क्षेत्र था
वहाँ पे उन लोगों के द्वारा मार गिराया गया, क्योंकि उस समय उनका इनिशियल जो पर्पस था लूट मार ही करना था। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर मेरे पास बने रहिए। दूसरे बार आएगा एक सफल आक्रमण के रूप में, जो होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 या फिर 13 ईस्वी के आसपास होगा। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो अटैक होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे तुर्की मुस्लिम आक्रमण। ध्यान रखिएगा, ये कौन थे लोग? अरबी लोग थे, और ये कौन है? तुर्की लोग हैं। यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तुर्की मुस्लिम में जैसे कि महमूद गजनवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोरी का नाम सुना होगा, और इसी गोरी के दास था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यही तो चीज़ें हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की यहीं पे स्थापना हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर अरब लोग कौन है, तुर्की लोग कौन है। बिल्कुल ही बेसिक से मेरे साथ बने रहिए, सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्लासरूम में मैं क्लियर करवा दूंगा। अब यहाँ पे आप देखने का प्रयास करिए, भारत अरब यूरोप व्यापार। देखिए, अगर उस समय इनिशियल स्टेज में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही देखिए भारत का जो व्यापार है, ऐसा नहीं था कि उस समय भारत में मैंने भारत का जो व्यापार है विदेशियों से नहीं होता था। हड़प्पा काल से अगर हम लोग बात करें तो भारत का व्यापार, ठीक है, ये जो क्षेत्र था पर्शियन एम्पायर के क्षेत्रों से, मिस्र वगैरह से, ऐसा माना गया है कि व्यापार होता ही होता था। फिर वैदिक काल का दौर आया। उस वैदिक काल के दौर में ब्राह्मणों के द्वारा समुद्री यात्रा पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया, कि पूरी तरीके से, ठीक है, वहाँ राक्षस लोग रहता है, जैसे कोई समुद्र में जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो वैदिक काल तक आते आते देखेंगे तो ये एरिया यहाँ पे आपको ब्लॉक दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही बुद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, तो बुद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी प्रोत्साहन मिला। और इस दक्षिण भारत में आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब संगम एरा आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब संगम एरा देखेंगे तो इसी समय चेर, चोल, पांड्या, ऐसे 3 वंशों का उदय हुआ। आगे चल के यहाँ पे पल्लव लोग भी आएगा, चालुक्य लोग भी आएगा, और ऊपर आप देखेंगे इन सारे क्षेत्रों में तो यहाँ पे मगध के बाद मौर्य भी आएगा, मौर्य के बाद से, ठीक है, सातवाहन भी आएगा। सब बड़े बड़े शासकों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अब इनका जो व्यापार है, देखिए, अब समुद्री मार्गों से, चूँकि अब वो वाला बात नहीं रहा, मिथक वाला बात नहीं रहा, तो इनका व्यापार उस समय ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे तो इनका होता ही होता था। चाहे हम लोग, ठीक है, चेर की बात करें, पांड्यों की बात करें, क्योंकि यहाँ पे चेर केरला का क्षेत्र है, वर्तमान में पांड्य यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, और चोल वाला ऊपर का क्षेत्र आंध्र वाला एरिया को आप मान सकते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों से ज़बरदस्त उस समय व्यापार होता था। व्यापार कैसे होता था? देखिए, भारत से वस्तुएं, जो भी भारत की जो वस्तुएं हैं वर्तमान में, जैसे उस समय हाथी दांत वगैरह का बहुत अधिक प्रचलन था, गरम मसाला, ठीक है, ये तो बहुत पहले से यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारी ऐसी जो वस्तुएं थी, खदान वस्तुएं, जो यहीं से भारत से निकल के, देखिए, इन्हीं समुद्रों से होते, खंबात की खाड़ी होते, ये स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से, इधर रेड सी होते, यहाँ पे वस्तुएं यूरोप में पहुँचती थी। अभी ध्यान रखिएगा, अभी इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ है। तो जब ये वस्तुएं पहुंचती थी यहाँ पे, तो बीच में यहाँ के जो लोग थे, बिल्कुल ही जो ये इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जनजातीय समूह से ग्रस्त था। मैंने जनजातीय लोग यहाँ पे, बर्बर आदिम जनजातीय लोग रहते थे। इसी में कुछ लोग सभ्य भी थे। तो जो सभ्य लोग थे भारत से व्यापार करते थे, भारत से व्यापार करते थे तो भारत की वस्तुओं को अपने यहाँ ले जाते थे, और वहाँ का जो भी ड्राई फ्रूट, खजूर वगैरह होता था, बहुत सारी जो वस्तुएं थी, ठीक है, वहाँ से वो वस्तुएं भारत में आती थी। तो ये लोग देखिए, बिचौलिए की भूमिका जो अरब वाला लोग है यहाँ पे निभा रहा है। यहाँ से वस्तुओं को ला के अब इधर अफ्रीका में, उस समय इसको, ठीक है, श्वेत कंट्री के रूप में जाना जाता था, काला, ठीक है, देश के रूप में जाना जाता था। इधर अफ्रीका में ये लोग यूरोप में भी बेचता था और अपना मुनाफा कमाता था। लेकिन समस्या क्या थी कि इन्हीं सारे क्षेत्रों में देखिए, यहाँ पे जब ये लोग लेके जाता था, तो मैंने बताया कभी बर्बर आदिम जनजाति जो लोग रहती थी, इन व्यापारियों को यहाँ पे लोग लूट लिया करते थे। बड़ी समस्या होती थी व्यापारियों को, भाई इनके द्वारा तो लूट लिया जाता है, क्योंकि, ठीक है, इनका कोई उस समय विकल्प भी नहीं था। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए। अरब, अरब का अर्थ होता है ललित, कथन होता है। और इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, बिल्कुल ही जो ये इलाका है, लगभग 23.5 डिग्री 30 डिग्री के आसपास, ये पूरा का पूरा देखिए डेजर्ट वाला इलाका है, खासकर ये वाला, ठीक है। जियोग्राफी में इसका कारण आप लोगों ने जरूर ही जाना होगा। डेजर्ट एक मरुस्थलीकरण वाला इलाका है ना, यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होगी
और वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पे जो मिट्टी में उस उपजाऊपन की मात्रा भी नहीं रहेगी, खाद्यान्न फसल भी वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो उस समय जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो तो बिल्कुल इनका चल नहीं पाएगा। वही मैं बात कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह का, ठीक है, वही सब यहाँ पे होता था, खजूर वगैरह, ठीक है, जो भी आप जानते हैं, खजूर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे। तो कुल मिला के इनकी स्थिति ऐसे ही थी, बिना ये दूसरों पे डिपेंडेंट हुए अपनी आजीविका के साधन ये लोग चला नहीं सकते थे। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे जनजातीय प्रणाली मौजूद थी, बर्बर और असभ्य लोग यहाँ पे भरे हुए थे, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इस्लाम धर्म के उदय से पहले यहाँ का सिचुएशन क्या था। फिर देखिए क्या हो रहा है, तो इनका जो व्यवसाय था पशुपालन था, क्योंकि यहाँ पे भेड़ वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, पश्मीना, ठीक है, पश्मीना जो भेड़ है, ठीक है, तो ये अंगोरा वाला भी, ठीक है, जो खरा वाला जो बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ऊन वगैरह होता था ये लोग यही काम करता था, क्योंकि ये जो इलाका है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, रात का टेम्परेचर इतना, ठीक है, कम हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और दिन का टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा, रेगिस्तानी वाला इलाका है यहाँ पे। तो वहाँ पे, ठीक है, पशुपालन वगैरह होता ही होता था, घास वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाता है, और भेड़ वगैरह यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऊँट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे इन लोगों के द्वारा लूटपाट बहुत हद तक यहाँ पे किया जाता था, या अपने व्यापारी हो या फिर जो भी यूरोप के जो व्यापारी होते थे, जो भारत से आकर व्यापार करते थे। देख रहे हैं ना, उसमें भारत मने सोचिए, एंशिएंट एरा में भारत पूरे विश्व में, ठीक है, भारत का डंका बजता था, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक है, बहुत बड़ा जो जीडीपी था, पूरे विश्व का जीडीपी में भारत के जीडीपी का योगदान होता था। इधर चाइना के, ठीक है, चाइना के भी जीडीपी का, ठीक है, वैसे ही योगदान था, क्योंकि चीन भी उस समय सिल्क रूट से अपना अच्छा खासा व्यापार करता था। लेकिन चीन को भी चैलेंज मिलता था, जो इस मध्य एशिया में रहने वाले लोग थे, बर्बर जाति के लोग, इनके द्वारा लूटपाट यहाँ पे मचाया जाता था। तो देख पा रहे हैं, साथ में कुछ ये लोग व्यापार भी करते थे, मालाबार तटों से ये लोग आते थे, देखते चलिए, मालाबार तटों से आते थे और यहीं से वस्तुओं को ले जाके, ठीक है, मालाबार हो गया, खंबात की खाड़ी हो गया, यहीं से वस्तुओं का आयात निर्यात चलता रहता था, और भारत से इनका व्यापार जो होता था वहीं से ले जाके यूरोप में बेचते थे, अफ्रीका के क्षेत्रों की तरफ बेचते थे। वैसे ही भारत के लोग भी जाते थे वहाँ पे, और वहाँ से जो भी वस्तुओं को ला के, ठीक है, इधर चीन भेजते थे, जापान भेजते थे, इधर इंडोनेशिया के क्षेत्रों की तरफ अब भारत के लोग यहाँ पे बेच रहे थे। कुल मिलाकर व्यापारिक संतुलन उस समय भारत के पक्ष में था, कोई समस्या नहीं थी। भारत बहुत उस समय देखिए, देश भर की जो पूरे विदेशों से जो कीमती जो धातु थी, जो मुद्राएं थी, जैसे कि, ठीक है, सोना चांदी हो गया, वो भारत में उसी समय से आना यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस्लाम का उदय। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, तो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी तक आते आते बिल्कुल यहाँ पे फुल्ली कॉन्सनट्रेट रही है, चूँकि ये जो इलाका है, देखिए, पर्सियन गल्फ वाला इलाका है, ये रेड सी वाला इलाका है, ये मेडिटेरियन सी वाला इलाका है, और मैंने बताया कि इन्हीं सारे क्षेत्रों में बहुत ही आदिम बर्बर जनजाति लोग रहते थे, कुछ योग्य भी लोग थे जो भारत से व्यापार करते थे, और इन्हीं क्षेत्रों से आके देखिए यहाँ पे जो यूरोप वाले थे, इधर से यहाँ के भारत से लोग व्यापार करते थे। अब देखिए, चूंकि उनके द्वारा यहाँ पे इन क्षेत्रों में लूट मार लिया जाता था, जैसे ये लोग आते थे इधर एंट्री करते थे, इन क्षेत्रों में जाकर लूट लिया जाता था, ठीक है। और वो मैंने बताया अभी आदिम बर्बर जनजाति के रूप में मौजूद थे। उन लोग क्या करता था कि उनकी जो धार्मिक पहचान के रूप में कुछ पत्थर वगैरह का सिंबॉलिक चिन्ह होते थे, जहाँ तहाँ पत्थरों को फेंक के वो लोग उसी का पूजा करते थे, फिर जहाँ जहाँ रखा रहता था। फिर इन्हीं क्षेत्रों में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने पूरी तरीके से पूरी दुनिया को बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम है यहाँ पे पैगंबर मुहम्मद। इनका जन्म की बात करें तो देखिए 570 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 570 ईस्वी में, यही जो मक्का का जो क्षेत्र है, बिल्कुल देखिए रेड सी के जस्ट यहाँ पे किनारे हैं, इसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु जो हुआ इनका, ठीक है, मोक्ष की जो प्राप्ति जिसे बोल सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति जिसे बोला जाता है, क्योंकि इतने लीजेंड लोग, ठीक है, जब अपने आप को बिल्कुल ही अल्लाह का दूत मानते हैं तो मरना थोड़ा अजीब सा शब्द हो जाता है, ठीक है। मोक्ष मिल गया 632 ईस्वी में मदीना। लेकिन देखिए अपने कुछ ही समय की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन क्या था,
तो इन आस-पास के जो जनजाति थे, ऐसा माना गया कि इनके पत्थरों को एक जगह ला के रखना शुरू कर दिया। अब वो सारे लोग देखिए धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन पत्थरों को खोजते आते थे और वो धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो लोग यूनाइट होने लग गए। अब देखिए, अब वो सारे जनजाति यहाँ पे यूनाइट होने लग गए और वर्तमान में जो किबला जो रखा गया है सऊदी अरब में, उसी किबला को माना जाता है कि वो कहीं न कहीं देखिए उन सारे ही लोगों का एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब पैगंबर मोहम्मद के द्वारा एक नया धर्म का यहाँ पे उदय कर दिया गया। क्योंकि जो भी जनजातीय लोग थे अपने ठीक है, कई सारे धर्मों को, छोटे-छोटे संप्रदाय को मानते थे, लेकिन यहाँ पे अब उनको एक बड़ा ठीक है, चीज़ मिल गया इस्लाम धर्म के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जब उनकी यहाँ पे ठीक है मृत्यु हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब जब उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया, ठीक है, तो आगे चल के जो उनका जो पद था, उसी पद को यहाँ पे खलीफा का नाम दे दिया गया। अब इस खलीफा के पद को लेके बहुत अधिक कंट्रोवर्सी भी रहती है यहाँ पे, खासकर युद्ध वगैरह भी होते हैं कि इस खलीफा के पद में कौन आएगा। लेकिन अब ये जो खलीफा का जो पद था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, पूरी तरीके से एक मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में तो था ही था, आगे चल के एक खलीफा का जो पद है पूरा एक शासक का पद हो गया, अर्थात राजनीतिक नेता के रूप में हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एक शासक के रूप में हो गया, राजनीतिक नेता के रूप में हो गया। तो धीरे धीरे अब इनको लग रहा है कि हमें इन क्षेत्रों से निकल के इस्लाम धर्म को बाकी अन्य क्षेत्रों में प्रमोट भी करना है, अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना है। क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा इनको, सोचिए ना, वर्षा हो रही है, न उपजाऊ भूमि है, उस समय तो तेल भी नहीं निकलता होगा, कोई आधुनिकीकरण वहाँ पे नहीं आया हुआ था, ठीक है, कहीं भी नहीं आया हुआ था उस समय। बात कर रहे हैं हम लोग 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। अब सोचिए, इनका यही मेन मकसद था कि अगर हमको अपने इस्लाम धर्म को प्रमोट करना है या फिर हमें बाकी अन्य कृषि संसाधनों का अगर सही तरीके से उपयोग करना है, तो हमें या तो इस मिस्र की तरफ जाना होगा, यूरोप की तरफ जाना होगा, या फिर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जाना होगा। और इसी क्रम में इन खलीफाओं के द्वारा इन छोटे छोटे क्षेत्रों को यहाँ पे जीतना शुरू कर दिया गया। जीत के वहाँ पे कोई ना कोई एक शासक बना देता था, खलीफा जो होता था, ध्यान रखिएगा, शासक बना देता था, और वो शासक अब खलीफा के अधीन यहाँ पे रह के कार्य कर रहा है। अब यही प्रक्रिया यहाँ पे हो गई। देखिए, चैन प्रणाली माने एक चैन टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो गई। बिल्कुल, अब पूरी तरीके से मुस्लिम धर्म एक्सपैंड करने लगेगा और इनका कार्य यही होता था, मुस्लिम धर्म और ठीक है, और इनका साम्राज्य विस्तार करना उन शासकों के माध्यम से। बिल्कुल, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब यहीं से हो जा रहा है अरबी मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आए अरब के क्षेत्रों में, यहाँ से इनको बोला गया अरबी मुस्लिम। और दूसरा जो देखिए तुर्की जो मुस्लिम है, ये एक्चुअली जो तुर्की है, ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में जो तुर्की है वो नहीं है, एक तुर्की जो मुस्लिम है, ठीक है, बहुत बड़े एक कम्युनिटी को, एक भाषा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन्हीं को आगे चल के ठीक है धीरे धीरे दास बनाया जाने लगा, धीरे धीरे उनके अंदर भी मानसिक चेतना का विकास हो गया। तो अब इस अरब मुस्लिम को तो आप समझ गए, यहाँ से जो भी लोग निकले अरबी मुस्लिम कहलाए। ईरान के क्षेत्रों से जो भी लोग निकले, ठीक है, वो लोग फारसी कहलाए, ध्यान रखिएगा, फारसी कहलाए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तुर्की मुस्लिमों की। तो थोड़ा सा तुर्की मुस्लिमों को यहाँ पे समझने का आप लोग नेक्स्ट, ठीक है, स्लाइड में आप लोग प्रयास कीजिए। तुर्क लोग यहाँ पे कौन है, तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है। तुर्क देखिए बेसिकली एक भाषा के रूप में यहाँ पे मौजूद थी उस समय, जो कुछ ठीक है, उस समय जो भी जनजातियाँ होती थी, बर्बर जो जनजातियाँ होती थी, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे बोला जाता था। इनकी अगर एरिया की बात करें वर्तमान में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं ना, ये कजाकिस्तान की, ठीक है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, बहुत सारा जो यहाँ पे एरिया है, ये तुर्की भी यहाँ पे मौजूद है। यहीं पे ये सारे लोग इस तुर्क भाषा को बोलते थे। और यहाँ से सोचिए मुस्लिम धर्म का इस सऊदी अरेबिया से अब उदय हो रहा है। अब उदय हो रहा है तो उनकी भी रिलीजन के रूप में, चूँकि वो भी एक आदिवासी बर्बर जाति के रूप में यहाँ पे मौजूद थे, तो अब धीरे धीरे जब इनका साम्राज्य विस्तार होने लगा तो इनके भी क्षेत्रों को अपने मिलाया जाने लगा, इनके लोगों को भी मिला लिया गया। और फिर उनका धर्मांतरण करके, ध्यान रखिएगा, उनका धर्मांतरण करवा के पूरी तरीके से उन तुर्क लोगों को
मुस्लिम बना लिया गया। और अब जब तुर्क लोगों को मुस्लिम बना लिया गया तो देखिए उनका रिलीजन सेम हो गया। लेकिन यही आपको समझना है कि अब चूंकि ये तो अरब वासी बहुत पहले ही मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके थे, अब नया नया जिन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है तो इन सारे ही क्षेत्रों में, या फिर आप कह सकते हैं कि इस्लाम में दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा को पूरी तरीके से मान्यता थी। दासों की खरीद फरोख्त ज़बरदस्त तरीके से होती थी। और ये बहुत अधिक होशियार सब नहीं था, तुर्क वगैरह सब, ठीक है, बर्बर, ठीक है, आदि जनजाति टाइप का लोग था, लूट पार मचाने में बड़ा सब सक्षम था। तो देख पा रहे हैं ना, ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र है कितना ठीक है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, कैसे कैसे लोग यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे यही बात किया जा रहा है कि अब इनका धर्मांतरण कर लिया गया। अब इनका जब धर्मांतरण हो गया तो तुर्क लोग भी यहाँ पे मुस्लिम लोग यहाँ पे बन गए। ध्यान रखिएगा, तुर्क लोग भी यहाँ पे मुस्लिम बन गए। और देखिए यहाँ पे यहीं से दासों की खरीद फरोख्त यहाँ पे किया जाने लगा। और यही कारण है कि आगे चल के जब तुर्कों का भारत में आक्रमण होगा, जस्ट होगा, यहाँ पे देखेंगे महमूद गजनवी के नेतृत्व में होगा, तो बहुत सारे दास उसके साथ आएंगे। गोरी जब आएगा भारत में तो उसके साथ भी बहुत सारे दास आएंगे। तो ये दास और कोई नहीं थे, दास तुर्क लोग थे। लेकिन धीरे धीरे अब उन क्षेत्रों में भी एक शासक की अवधारणा आ रही है, एक नेतृत्व करने वाली क्षमता की अवधारणा आ रही है। तो वहाँ से जो लोग उभरा, ठीक है, वो शासक बन गया। और फिर उनके, ठीक है, जो भी लोग हो गए यहाँ पे दास हो गए। अब ये परंपरा चलते रहेगी महमूद गजनवी से लेके आगे चल के देखिए बाबर भी आएगा। बाबर भी तुर्क लोग ही था। बाबर अपनी जो भी आत्मकथा होगा तुर्क में ही लिखेगा। अब लेकिन आपको समझना है कि ये जो भारत का देखिए जो क्षेत्र है ना, बिल्कुल ये जो अफगानिस्तान हो गया, चूंकि अफगानिस्तान तो उसमें पूरा पूरा भारत का ही एरिया हुआ करता था। बिल्कुल ये अगर ईरान में देखिए फारसी भाषा का जन्म हो रहा है तो इस फारसी भाषा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस सीमा में रहने वाले सिंध के क्षेत्रों में भी पड़ने लगा। और धीरे धीरे उन लोगों के द्वारा, ठीक है, फारसी भाषा को समझने में उनके लिए काफ़ी यहाँ पे कंफर्टेबल हो गया। और यही कारण है कि अब मुस्लिम लोग आएगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन उन मुस्लिमों की जो भाषा होगी, चूँकि यहाँ एक बहुत बड़ी बहुल आबादी वाली मुस्लिम कम्युनिटी जो लोग थी, खासकर ईरान वाले के क्षेत्रों में, ठीक है, वो तो सिया सुन्नी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ ही गए होंगे। जो लोग पुराने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, पुराने जो लोग हैं उन्हीं को सुन्नी कह दिया गया। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। और जो ईरान वाले क्षेत्रों में है, ठीक है, ये जनरली इनको यहाँ पे सिया कंट्री के रूप में इनको जाना गया। तो कहानी यही है। अब देखिए जो भी मुस्लिम लोग आ रहे हैं यहाँ पे भारत में, चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे मोहम्मद गजनवी की बात करें और फिर आगे चल के हम लोग मुगलों की बात करें, तो वो लोग धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे इस फारसी भाषा को ही यहाँ पे अडॉप्ट करने का प्रयास करेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी इस फारसी भाषा को ही यहाँ पे बोला करती थी। उम्मीद है कि आप लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करते हैं। अब यही है, जितना भी रेड सर्कल देख रहे हैं आपकी, देखिए इन्हीं क्षेत्रों में से किस प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद के नेतृत्व में अगर यहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तो ये धीरे धीरे छठी सातवीं 8वीं 9वीं 10वीं लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक देखेंगे तो विश्व में, ठीक है, बहुत बड़ी एरिया को इसने यहाँ पे कवर कर लिया। देख रहे हैं वर्तमान में, ठीक है, कितने बड़े क्षेत्रों तक इन सारे ही देशों के लोग, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ भी यही हाल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इन सारे ही क्षेत्रों में इंडोनेशिया के क्षेत्र बिल्कुल ही मुस्लिम बहुल एरिया हो गया। क्योंकि मुस्लिमों का व्यापार भारत से भी ज़बरदस्त तरीके से हुआ। जब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से भारत से उनका व्यापार होता था, आके सब ये जो भारत का जो पश्चिमी जो एरिया है, जो मलाबार तट है, ठीक है, यहाँ पे आगे बस गया। कर्नाटक एरिया में, गोवा के एरिया में वर्तमान में यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है। और 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते इस इंडोनेशिया के क्षेत्रों में, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियाँ उनकी बढ़ती गई और यहाँ पे भी मुस्लिम लोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यह समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब अरबों का आक्रमण क्यों हो रहा है भारत में। अब सारी कहानी आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक में एंट्री करते हैं। देखिए अब कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आक्रमण कहा जा रहा है कि असफल आक्रमण, यहाँ पे उस समय मुस्लिम जो खलीफा हुआ करता था उमैयद वंश का, ध्यान रखिएगा, उमैयद वंश का, और उस शासक का नाम था हजरत उमैर, ठीक है। उसी ने बोला जाता है कि इसी ने, ठीक है, उबैदुल्लाह को भेजा था 636 ईस्वी में
कि जाओ और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में लूटपाट मचाओ। चूँकि उस समय लूटपाट की अवधारणा सबसे यहाँ पे मौजूद थी। अरब के क्षेत्रों में उनके लिए बहुत अधिक कुछ रखा नहीं था और उनकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति भी उनको अंदर से मोटिवेट कर रही थी। और उन शासकों ने बहुत सारे गुलाम हो गया, फिर अपने सिपह सलाहदार हो गया, अपने वायसराय हो गया, जनरल हो गया, ऐसे लोगों के द्वारा युद्ध का संचालन करवा के एक बहुत बड़े क्षेत्र को ये लोग कवर करने का प्रयास कर रहा था, चाहे लूटमार हो, चाहे अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से हो। इसीलिए माना जाता है कि देखिए, माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले कई सारा लोग बोलता है कि 15-17 आक्रमण भारत पे हुआ और भारत का उस समय जो सिंध का क्षेत्र था, सिंध के क्षेत्र के द्वारा मार के भगा दिया गया कुछ शासकों के द्वारा। वैसे जो भी लोग आया यहाँ पे मार गिराया, जैसे कि उबैदुल्लाह को यहाँ पे मार गिराया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सफल आक्रमण जो माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में माना जाता है, जो 20 जून 1712 ईस्वी को इसी ने सिंध पर आक्रमण किया था। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कारण थी जो उन मुस्लिमों को, उस इस्लामियों को भारत में आने के लिए प्रेरित किया और फिर भारत में आके किस कदर वो आके भारत में ही सब रच बस गया। तो आप लोग बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेंट्रेट होकर देखते चलिए। नंबर 1 है कमज़ोर राजनीतिक स्थिति। इसका क्या मतलब है? तो भारत का जो उत्तरी पश्चिम जो सीमा है, आप लोग देखते चलिए, मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के बाद से तो यहाँ पे इन सारों क्षेत्रों में देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे क्षत्रिय राजवंशों का उदय हो गया, जो आपस में एकजुटता का भाव था। और इसका बहुत बड़ा जो लाभ मिला, ध्यान रखिएगा, इन मुस्लिम शासकों को मिला। इनको अंदर से लगा कि भाई अब इनकी तो राजनीतिक सीमा कमज़ोर होती जा रही है, हम इनके क्षेत्रों को पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में ले सकते हैं। नंबर 2 कारणों की बात करें तो इस्लाम धर्म का प्रचार, ये बहुत बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अंदर अंदर इनको भी तो लग रहा है कि हमने इजिप्ट के क्षेत्रों पे कंट्रोल कर लिया है, यूरोप में जो तुर्की के क्षेत्रों के तरफ, यूनान के क्षेत्रों के तरफ, क्योंकि उस समय तक देखेंगे तो तो बाइजेंटाइन जो एम्पायर हुआ करता था उस पर वो लोग धीरे धीरे अपना अंडर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो इस्लाम धर्म का प्रमोट के लेके भी ये लोग चल रहा था। तीसरा है यहाँ पे धन दौलत लूटना। क्योंकि धन दौलत लूटेगा तभी तो उतना बड़ा साम्राज्य चल पाएगा। क्योंकि उस समय प्राइमरी ही चीज़ था एग्रीकल्चर, प्राथमिक वस्तुएं थी और उसको हर हाल में लूटना चाहता था। और सिंध का एरिया देखिए, उतना बड़ा कह सकते हैं कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से साधन संपन्न क्षेत्र, कृषि भर भर के वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ थी। तत्कालिक जो कारण बना कि सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन समस्या का कारण बना कि देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो इलाका है, ये लोग इधर व्यापार करता था, भारत से भी व्यापार करता था। यहीं पे ये जो मालाबार तट है, बहुत सारा मुस्लिम इन्हीं मालाबार तटों में रच बस गया था। और ये लोग श्रीलंका से भी व्यापार करता था, इंडोनेशिया से व्यापार करता था। तो यहाँ से इनकी जहाज़ें बिल्कुल आती थी, अरेबियन सी में एंट्री मारती थी और फिर इधर आके इधर खंबात की खाड़ी होके इधर जाती थी। इसी क्रम एक घटना यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि इसमें हुआ क्या तत्कालिक कारण के रूप में, जिसके वजह से मुस्लिम लोग एग्रेसिव हो गया और भारत में अटैक करने के लिए यहाँ पे मजबूर हो गया। वो कारण था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बगदाद का उस समय गवर्नर कह सकते हैं अल हज्जाज था। अब एक गवर्नर क्या है, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक शासक है बीच में, शासक यहाँ बैठा हुआ है और अपने क्षेत्रों को पूरी तरीके से बांट दिया है। अब यहाँ पे बांटा हुआ है तो हर जगह मान के चलिए कि कहीं यहाँ पे सामंत है, इक्तादार है, मनसबदार है, ऐसे आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। आगे चूँकि आपको देखेंगे दिल्ली सल्तनत में इक्तादार भी आएगा, मुगलों में मनसबदार भी आएगा। तो ये इस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल कर रहा है, लेकिन है किसके अंदर? शासक के अंडर कंट्रोल में कार्य कर रहा है। ठीक वैसे ही था बगदाद का जो क्षेत्र था, वर्तमान में जो भी इराक का क्षेत्र है, वहीं का जो गवर्नर हुआ करता था अल हज्जाज, जिसने खलीफा की अधीनता को स्वीकार किया था, उसी के अंदर कंट्रोल में कार्य कर रहा था। अब उसी का जो जहाज है, माना जाता है कि समुद्री जो जहाज था श्रीलंका से ढेर सारा कीमती धातुओं को लेकर जा रहा था। लगभग बोला जाता है कि 7-8 जहाज, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। और जब सिंध पहुंचा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इलाका है खंबात की खाड़ी के आसपास का जो इलाका है, यहीं पे सिंध में एक देवल का जो क्षेत्र है, इसमें कुछ लुटेरों के द्वारा इस जहाज को लूट लिया गया। सोचिए, लुटेरों के द्वारा इस जहाज को लूट लिया गया। अब सोचिए,
अब कोई न कोई ये अगर देवल का क्षेत्र है तो ये क्षेत्र किसी न किसी शासक के अधीन तो होगा ही होगा। उस समय ये जो देवल का जो क्षेत्र था सिंध के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, सिंध के अंतर्गत ही एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दाहिर। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था दाहिर। जैसे ही अल हज्जात को पता चला कि भाई हमारे जहाज़ों को लूट लिया गया है, एक खबर उसने, ठीक है, जो खलीफा था, देखिए मुस्लिम लोगों का, ठीक है, राजनीतिक रूप से सबसे जो बड़ा पद, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसको भी पता लग गया, भारत उसके भी नज़र में आ गया। अल हज्जाद ने बोला कि देखो जहाज़ों को तो लूट लिया गया है, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र तुम्हारे एरिया में हुआ है, मैंने सॉरी, तो ये जो लूटा गया है तुम्हारे एरिया में लूटा गया है, उसने दाहिर से बोला तुम इसकी भरपाई करो। अब दाहिर इसी के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया कि भाई हम भरपाई क्यों करें, हमने थोड़े लूटा हुआ है, हमारे क्षेत्रों में लूटा गया तो इसका मतलब कि उसकी सारी भरपाई हम करें। यही तत्कालिक जो कारण बनता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कारण बनता है। तो यही है, देख पा रहे हैं उमैयद खलीफा ये है राजा दाहिर, इसी का जहाज है, देख पा रहे हैं, यही है खंबात का एरिया, यहीं पे कुछ लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया है। देखिए यहाँ पे सिंध के राजा दाहिर से ये लोग मुआवजा की मांग करता है कि भाई मुआवजा चाहिए ही चाहिए, बहुत सारा उसमें, ठीक है, जो कीमती धातु था उसको भी लूटा गया है तो मुआवजा दो, ये मना कर देता है। अब यहीं से रोल बढ़ जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। देखिए थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम मात्र, समझ रहे हैं ना, अल्पायु में, माने 17-18 साल का माना जाता है कि जब इसने भारत पे आक्रमण किया था उस समय उसकी उम्र महज 17-18 साल थी। सिकंदर भी देखिए जब आया था तो वो भी बहुत, ठीक है, उसकी भी उम्र बहुत अधिक नहीं थी। यही है, ठीक है ना, मतलब युवा जो शक्ति है ना, यूथ पावर, डिपेंड करता है कि उसको किस दिशा में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप लोग मोटिवेटेड रहिए इस चीज़ से, युवा हैं आप, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब मुस्लिम, ठीक है, आक्रमणकारी के रूप में इसी को जाना जाता है। यह था ईरान का जो गवर्नर था, देखिए, ठीक है, ईरान या फिर इसको इराक कर सकते हैं क्योंकि बगदाद का एरिया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें सारा मिक्स था ना, ईरान इराक इधर, ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ था, इसीलिए कहा जा रहा है कि उसी का जो गवर्नर था अल हज्जाज का ये सेनापति था। और बड़े मजे की बात, सेनापति के साथ साथ ये उसका दामाद भी था, माने अपना चहेता आदमी था। अब इससे रहा नहीं गया अल हज्जाज से, ठीक है, अल हज्जाज ने कई बार, ठीक है, माना जाता है कि 2-3 बार उसने, ठीक है, रिक्वेस्ट किया दाहिर से कि भाई हमें क्षतिपूर्ति की रकम दे दो, कुछ छोटे मोटे, ठीक है, लोगों को भी भेजा उसको, ठीक है, माना जाता है कि सिंध के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा, दाहिर के द्वारा उन लोगों को पराजित कर दिया गया। फिर माना नहीं और खींच के, समझिए, अपने दामाद को, ठीक है, अपने दामाद मैंने मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो छोटे मोटे कई सारे युद्ध लड़ेगा। इतिहास में देखिए छोटे मोटे युद्धों का कोई जगह नहीं होता है, घटनाक्रम हो जाएगा, फिर इतिहास का मजा ही खत्म हो जाएगा। फाइनली कारण यही है, ठीक है, पूरी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम तैयार होके आएगा और दाहिर के पुत्र व ब्राह्मणवाद के राजा जो जय सिंह था, अर्थात जो सिंध का जो पश्चिमी क्षेत्र था, उन पश्चिमी क्षेत्रों में जितने छोटे बड़े शासक हुए उन सबको रौनते हुए ये अंदर आ गया और फाइनली इसने, ठीक है, दाहिर को भी पराजित कर दिया। दाहिर को पराजित करने के बाद से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये चूंकि दाहिर को जब पराजित किया हुआ सिंध में ही किया हुआ है, उस समय एक युद्ध लड़ा गया है। इस युद्ध को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिमों का आगमन का सूचक है ये रावण का युद्ध, जिसे रेवाड़ का भी युद्ध बोला जाता है। 20 जून 712 ईस्वी को सिंध के क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। अब इस युद्ध में चूंकि अब दाहिर पराजित होगा तो फिर क्या होगा आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, जैसे मन करे उसका वैसे यूज करो। पराजित हुआ तो माना गया कि इसकी जो पत्नी थी, दाहिर की पत्नी, ठीक है, इसने जौहर कर लिया। तो सबसे पहले प्रश्न पूछ देता है कि सबसे पहले किस शासक की पत्नी ने जौहर किया था, तो हो जाएगा सिंध के शासक दाहिर की पत्नी ने, ठीक है। दाहिर की कुछ और भी कमजोरियां थी कि दाहिर ही बड़ा ही, मतलब कह सकते हैं कि एक घमंडी टाइप का शासक था, जिसकी, ठीक है, लोगों के द्वारा या फिर आम जनता के द्वारा उसको बहुत अधिक रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। आसपास के जो शासक थे इसीलिए इस लड़ाई में उसको यहाँ पे, ठीक है, मदद करने के लिए नहीं आए। फाइनली, ठीक है, ये हो गया। तो बहुत अधिक नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। अब इसकी कोई यहाँ पे जगह नहीं है कितने लोग मारे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो ये आके उस मुल्तान के एरिया पे, वहीं है मुल्तान का सुल्तान, ठीक है, सहवाग का आपको दिन याद आ जाएगा। तो उस मुल्तान के एरिया पे लूटपाट मचाया, बहुत अधिक वहाँ से
सोना भी लेके गया और इसीलिए उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम रख दिया। ध्यान रखिएगा, मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम रख दिया। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है, मैंने पिछला क्लास ही में बताया था पूरा पूरा लिस्ट। देखिए कितना मज़ा आएगा अगर आप पिछले क्लास को किए होंगे, बार बार रिपीट होगा। इसकी जानकारी मिलती है हमें उसी समय अली अहमद की जो चचनामा थी, सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय सिंध विजय के पहले भारत में क्या स्थिति थी, सिंध जब विजय हो गई तो भारत में क्या स्थिति थी, इसकी सारी जानकारी इस चचनामा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चचनामा। ठीक है, चचनामा यही है। 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान ने आदेश दिया कि इस मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाए। क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पे चचनामा के अनुसार बताया जाता है, और ये अब चचनामा में है तो इतिहासकारों के द्वारा इसको ठीक है ऑथेंटिक स्रोत भी माना जाता है। कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़े करते हैं कि दाहिर की जो 2 पुत्रियाँ थी, उन दोनों ही पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा खलीफा को खुश करने के लिए, जो ऊपर उमैयद का ठीक है उमैयद वंश का जो खलीफा था, उसको खुश करने के लिए उसको सौंप दिया गया। फिर दाहिर को बेटियों ने बोल दिया कि देखो भाई ठीक है, हमें रेप करके आपको सौंप रहा है। और उस समय जो सुल्तान था, अब देखिए बर्दाश्त कर पाएगा, मैंने सुल्तान इन द सेंस की जो ठीक है खलीफा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, खींच गया और उसको ठीक है गाय की चमड़ी में, समझ रहे हैं ना, मैंने उसको एकदम बिल्कुल उसी टाइप से, ध्यान रखिएगा ठीक है, गाय की चमड़ी में लपटवा के उसको ठीक है दम घुटने से उसका मौत हो गया। ऐसा इस चचनामा में लिखा गया है। फिर फाइनली उसको बाद में पता चला कि दाहिर की पुत्रियों ने झूठ बोला था, और इसमें दाहिर की पुत्रियों ने आर्गूमेंट दिया था कि जिसने हमारे पिता की हत्या कर दी, हमारी माँ ने जौहर कर लिया, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब ये सब जान के दाहिर की पुत्रियों को भी खलीफा के द्वारा ठीक है मरवा दिया गया। तो कुल मिला के देखिए, अब वो सब लफड़े में नहीं पड़ना है क्या है नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वैसे सवालों का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ठीक है। बस इस रेवाड़ का और रेवाड़ का ठीक है याद रखिएगा, और जो कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अप्लाई जरूर होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अरब आक्रमण का भारत पर प्रभाव, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कारणों में से एक है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है। सबसे पहला है यहाँ पे राजनीतिक रूप से प्रभाव भारत में क्या पड़ा। तो देखिए यहाँ पे सिंध से ये लोग आगे नहीं बढ़ा, आ तो गया भारत में, अरबों का आक्रमण तो हो गया, लेकिन बिल्कुल सिंध का एरिया क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ये पंजाब ठीक है, ये लोग गुजरात तक भी इधर नहीं आया, इसी एरिया में रह गया, इससे ये लोग आगे नहीं बढ़ सका। दूसरा है कि यहाँ पे भले ही ठीक है मुल्तान में लूटपाट गया, उसका स्वर्ण नगरी माने स्वर्ण नगरी के रूप में उसका नाम रख दिया गया, लेकिन वहाँ पे कोई ठोस प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। तीसरा यहाँ पे है कोई भाग मुसलमान के हाथों में नहीं गया, जो भी था लुटेरा था, सब लूट उट के ठीक है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में चला गया। तो कोई भाग जब देखिए मुसलमानों के हाथों में नहीं गया, इसका मतलब कि अरबों ने भारत की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को नहीं तोड़ा, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका युद्ध हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाहिर से हुआ, और छोटे मोटे जो शासक थे ठीक है उनसे हुआ। स्थानीय सहयोग के बिना इन लोगों को ये भी लगा कि देखो अगर दाहिर ने ही हमें इतना चैलेंज दिया है, तो आगे चल के जब तक अगर भारत में हमें शासन करना है, साम्राज्य विस्तार करना है, तो जब तक यहाँ की स्थानीय लोगों से सहायता नहीं लिया जाएगा, मजाल नहीं है कि हम भारत में शासन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये न्यू है, आगे चल के अकबर इसी नीति को तो अपनाएगा कि अकबर की जो राजपुताना जो नीति होती है कि अकबर किस तरीके से राजपूतों को इनवाइट करेगा कि भाई हमारे क्षेत्र में हो जाओ, सारी फैसिलिटी तुमको मिलेगी, बस हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, और फिर जो स्वीकार नहीं करेगा उसको मार गिराएगा। तो ये चीज़ देखिए आपको दिखा रहा है, और यही चीज़ अगर आप यहीं से पढ़े रहेंगे तो क्या उस समय अकबर की राजपूताना नीति आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं रटने की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। चाहे आप लोग मेंस की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, कहीं से भी आप यहाँ पे फेल नहीं होंगे। अरबों ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपना ली। अब यही है देखिए, स्थानीय सहयोग के बिना सिंध में शासन नहीं होगा, इसका मतलब जोर ज़बरदस्ती किया जाएगा तो फिर समस्या है, खासकर धर्म को लेके। तो राजनीतिक रूप से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आगे चल के इन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अब इस धर्मनिरपेक्षता को पुनः अप्लाई कीजिए अकबर में, अकबर ने ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया हुआ था। तो ये चीज़ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
नेक्स्ट कारण है यहाँ पे देखिए धार्मिक प्रभाव में। इसमें क्या हो रहा है, तो सिंध के होते हैं इस्लाम का भारत में आगमन हो गया। पहली बार देखिए सिंध के होते, ध्यान रखिएगा, भारत में सिंध के होते वहीं पे सिंध के क्षेत्रों में ही यहाँ पे इस्लाम का आगमन होगा। और उस समय शुरुआत में चूँकि नया नया सब जीता हुआ था, तो बलपूर्वक, ध्यान रखिएगा, बलपूर्वक यहाँ पे जो भी उस समय उस क्षेत्रों में कुछ बुद्ध लोग भी थे, जैन लोग भी थे, हिंदू भी लोग थे, तो उनका धर्मांतरण भी करवाया गया। इसीलिए इस इतिहास पढ़ने क्रम में अगर मेरे साथ आप बने रहें तो आपके अंदर, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, एक कट्टरता की भावना आपके अंदर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान में अगर आप किसी को हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं, क्या पता उसके पूर्वज का पूर्वज पूर्वज का पूर्वज किसका किधर कन्वर्जन हुआ है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ठीक है वेशभूषा कपड़ों से कोई हिंदू नहीं बन जाता, कोई इस्लाम नहीं बन जाता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अब सोचिए यहाँ पे बलपूर्वक धर्मांतरण हो रहा है, तो क्या आप समझ सकते हैं किसका हुआ है? क्या पता कोई अपने आप को हिंदू बोल रहा है, उसी का हो गया है। क्या पता कोई अपने आप को ठीक है इस्लाम मान रहा है, उसी को हो रहा है। क्या पता कोई बुद्ध बोल रहा है, उसी का। तो समझना है इस चीज़ को, ठीक है। इसमें आपको रिजिड नहीं रहना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी में अगर आप ठीक है पूरी तरीके से रिजिड हो गए तो फिर ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी को ठीक है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, जो भी आर्गूमेंट है उस चीज़ को आप देते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। फिर देखिए ह्यूमैनिटी फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है, लचील सब्जेक्ट है यहाँ पे। इसका ठीक है पढ़ने का आपको आनंद आएगा। अदरवाइज फिर वही है तलवार वगैरह, फिर उससे कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मिस्र और सीरिया में इस्लाम के प्रसार हुआ। यहाँ पे जब मिस्र और सीरिया में जब उस समय इस्लाम का जो प्रसार हो रहा था, तो देखिए दमिश्क का जो खलीफा था, खलीफा वालिद ने अरबों को अपने भारतीय मिशन के साथ आगे बढ़ने की भाई अनुमति दी कि भाई जाओ और भारत में भी तुम लोग इस्लाम को ठीक है प्रमोट करो। इस्लाम के अनुयायी भारत के हिंदुओं की देखिए मूर्ति प्रथा के लोग खिलाफ थे, क्योंकि इस्लाम में आपको पता ही है एक ही ईश्वर की वहाँ पे अवधारणा है। बिल्कुल वो लोग भी ठीक है जो मूर्ति पूजा है उस पर बिल्कुल ही यहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। मतलब ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। अब इन दोनों को, हिंदू और मुस्लिमों को, दोनों को आगे चल के जब देखेंगे, जब भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तो आएंगे कबीर के दोहे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ना ही हिंदुओं को छोड़ेंगे, ना ही मुसलमानों को छोड़ेंगे। बिल्कुल ही एक निर्गुण अवधारणा से प्रेरित कबीर बहुत ही लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को उस समाज के परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं न्यायिक प्रभाव। न्यायिक प्रभाव में क्या हुआ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यायिक कार्यों हेतु अब काजी भी नियुक्त किया जाने लगा। अब यहीं से काजी का कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, शरीयत के आधार पे, उस शरीयत के आधार पे जो भी अपना ठीक है डिसीजन सुनाना इस काजी के अंडर कंट्रोल में होता था। और ये जो काजी होता था ब्राह्मणों के सहयोग से न्यायिक कार्यों का संपादन करता था उस समय। क्योंकि अब वो लोग समझ में आ गया कि भाई अगर हमें हिंदुस्तान में, भारत में राज करना है तो इनका हमें सहयोग चाहिए ही चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देखिए भारत के सिंध में जजिया कर यहाँ पे इसने लागू कर दिया। तो जजिया कर को लेकर अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जस्ट अभी अर्थव्यवस्था में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ब्राह्मणों को जजिया कर से यहाँ पे मुक्त किया गया उस समय, ठीक है। अभी जजिया आएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या हो रहा है, तो देखिए प्रारंभ में भारतीय शक्तियाँ जैसे कि जो भी थी इस समय, गुर्जर, प्रतिहार शासक, राष्ट्रकूट, चूँकि ये सब लोग दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी शक्तियाँ के रूप में लोग मौजूद हैं। और जब अरबों का जब आक्रमण हुआ तो शुरू में ठीक है इन शासकों के द्वारा उनका विरोध किया गया, संघर्ष किया गया। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ा है तो इनका व्यापार पूरी तरीके से यूरोप वासियों के साथ साथ अरब वासियों से था। जल्दी ही इनको समझ में आ गया, या फिर अरब वासियों को भी समझ में आ गया कि अगर हम भारत के दक्षिणी क्षेत्रों से यहाँ पे लड़ते हैं तो कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान उनका ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था इस मलाबार तट पे एक बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पे बसना शुरू हो गई थी। आगे चल के आधुनिक भारत में देखेंगे कि यहाँ पे मोपला विद्रोह भी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेकिन शीघ्र ही आर्थिक ठीक है जो गतिविधियों की वजह से यहाँ पे भारतीयों ने अरबों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिया, अर्थात लड़ाई झगड़ा वाला मामला यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया।
अरबों से अच्छे संबंध के बदौलत ही भारत का देखिए जो पश्चिमी जो व्यापार था अरब सागर होकर लंबे समय तक यहाँ पे जारी रहा। अगर ये चीज़ नहीं होता तो फिर मजाल था कि भारत में एक तरफ उत्तर भारत में यहाँ पे इस भारत का मुस्लिमीकरण हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है और दक्षिण के लोग व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ इस आर्थिक को हमेशा पकड़ के रखिए, इतिहास में आप फेल नहीं होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव। अब ये जो प्रभाव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एक्टिविटी अर्थात जिसे गंगा जमुना तहजीब भी बोला जाता है, हम उनकी चीज़ों को अपना रहे हैं, वे हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं। अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भारत से लोग गणित, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, ठीक है, मैंने साहित्य, ज्ञान, विज्ञान सारी चीज़ों को लोग सीखा देखिए भारत से। इसके अलावा देखिए अंक पद्धति हो गया जो कि भारत में ही डेवलप हुआ था। दशमलव प्रणाली कितना इम्पोर्टेंट था, इसी को माना गया कि अल-ख्वारिज़म के द्वारा यहाँ पे अरब में लिया गया। अब ये सब जब अरब में गया तो इस दशमलव प्रणाली को, अंक पद्धति को वहाँ पे हिंदजा बोला गया। ध्यान रखिएगा, हिंदजा बोला गया। अब उस अरब से वो यूरोप में चला गया। चूँकि अरब से होते ही यूरोप वासियों का आना जाना लगा रहता था, तो उसमें एक लेबार्ड का नाम आएगा। लेबार्ड ने उस दशमलव प्रणाली को यूरोप ले गया, जो पीटी में पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। और इस दशमलव प्रणाली को यूरोप में अरेबियन, अरेबिक और न्यूमेरल्स बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, अरेबियन, अरेबिक, न्यूमेरल्स। अब यही है अरब का यूरोपियों से जब कांटेक्ट हुआ, तो जैसे यहाँ पे भारतीयों के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा है, वे भारत के गणित, दर्शन, ज्योतिष को जान रहे हैं। उनका बहुत पहले यूरोप वासियों से संपर्क होने के कारण वे यूनान के जो भी साहित्य था उसमें देखिए कितने बड़े बड़े लोग, ठीक है, चाहे हम लोग सुकरात की बात करें, प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, हेरोडोटस की बात करें, वैसे लोगों से वे लोग परिचित हो चुके थे। और धीरे धीरे जब खलीफा साम्राज्य का जब विकास हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी निकल के आएंगे जो उन यूरोपीय साहित्यों से, ग्रंथों से परिचित होकर अपने आप को लोग, ठीक है, पूरी तरीके से डेवलप करने का प्रयास करेगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट कारण हो गया यहाँ पे, ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट कारण, एक बूस्टअप मिल गया उनको, भारतीयों का भी चीज़ों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ देखिए अरबवासी बिल्कुल सेतु की तरह काम कर रहा है, ठीक है, यूरोप और भारत के, ठीक है, दोनों को यहाँ पे जोड़ने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे देखिए बगदाद में ही एक बैतुल माने हिकमत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज्ञान गृह जिसको लाइब्रेरी बोला जाता है, लाइब्रेरी बोला जाता है। लाइब्रेरी खोला गया किस लिए, तो जो भी भारतीय ग्रंथ था, साहित्य था, उसको वहाँ पे वो लोग ट्रांसलेट करता था। अब यही चीज़ तो अंग्रेज भी लोग किया था। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था सब विलियम जोन्स वगैरह लोगों के द्वारा। वहाँ पे भारतीय ग्रंथों को लोग इंग्लिश में अनुवाद करता था, और ये लोग यहाँ पे भारतीय ग्रंथों को ले जाके कहाँ पे ले जा रहा है, ज्ञान गृह में ले जा रहा है और उसको अरबी में अनुवाद कर रहा है। जैसे कि कुछ अनुवादक यहाँ पे, ठीक है, टॉपिक है यहाँ पे जो पीटी में पूछा जाता है। ब्रह्मगुप्त के जो ग्रंथ हैं, ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य। ब्रह्म सिद्धांत तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके अलावा खंड काव्य है, इसका अरबी में अनुवाद किया। देखिए इसका अरबी में अनुवाद किया किसके द्वारा, ठीक है, फाजरी के द्वारा, और उसका नाम दिया गया ब्रह्म सिद्धांत का इल्म उल साहिल नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, इल्म उल साहिब नाम दिया गया। इसके अलावा अरबी अनुवाद में एकदम भर दिया गया, जैसे कि पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करके कलीला दमना बोल दिया गया। इसके अलावा सुसरत का जो, ठीक है, संहिता था उसका निर्माण किया गया, ठीक है। चरक संहिता का निर्माण किया गया। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, देखिए कितना बड़ा बड़ा एंशिएंट इरा का, उन्होंने इंडियन एंशिएंट इरा के सब धरोहर है। इन सारी चीज़ों को ले जाके अगर अरबवासी पढ़ रहा है तो क्या वो सब दिमाग नहीं खुलेगा सबका। देखिए यही तो चीज़ है ना, यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सतीश चंद्र ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहीं जो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो लिखा हुआ है वर्तमान में सतीश चंद्र के द्वारा, ठीक है, इसने बोला अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। क्यों? क्योंकि यूरोप के ग्रंथों साहित्यों को भी पढ़ा था, भारत के भी धर्म ग्रंथों साहित्यों को भी पढ़ा था। तो अब इतना ग्लोबलाइज क्यों नहीं हो सकता है, सोचिए इस चीज़ को, ठीक है। बिल्कुल फील करने की ज़रूरत है आपको। अब ये परंपरा जारी रहेगा, क्योंकि अब आगे चल के, ठीक है, महमूद गजनवी का भी आक्रमण होगा। उसके साथ देखिए अलबरूनी, इतबी, एक से एक यहाँ पे, ठीक है, महान लेखकों की आप कह सकते हैं टोली आएगी, जो बिल्कुल ही भारतीय
जो भी ग्रंथ साहित्य वेदों में बहुत ही सब रुचि दिखाएगा। तो ध्यान से सुनते चलिए, एक बार इन सब चीज़ों को सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं बैठा रहेगा, वो चीज़ आप याद करने से बच जाएँगे और डायरेक्ट, ठीक है, आप एग्ज़ाम में इसको सही करके आएँगे। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे अरबी शब्द का मतलब होता है मानसून और मानचित्र कला, और ये जो है मानसून और मानचित्र कला के रूप में हमें अरबों से सीखने के लिए मिला, इसीलिए बोलते हैं मानसूनी जलवायु। चूँकि वो लोग आधा था अरब होते, और खासकर जब मई जून में आता था तो उस समय उस सब की नाव का जो, ठीक है, सहारा के रूप में जो मानसूनी हवाएं होती थी, जो बिल्कुल दक्षिण पश्चिम एशिया की तरफ से, ठीक है, भारत में पश्चिम तटों पे एंट्री करती थी, तो उसमें काफ़ी सहयोग मिलता था। तो उन अरबों के द्वारा उन मानसूनी हवाओं की खोज किया गया था, इसीलिए उसको बोला गया मानसूनी। आज तक हम बोल रहे हैं मानसूनी हवा। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए कितना शानदार इतिहास है यहाँ पे। और उसके बाद है मानचित्र कला। आज दुनिया में जो मानचित्र देख रहे हैं पूरा विश्व का, उस समय वैसा नहीं था। अल्बुर्नी वगैरह के द्वारा शुरुआत में मानचित्र बनाया गया था, उस मानचित्र को आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। देखिए आज कितना कॉन्क्रीट है। तो मानचित्र कला का सर्वप्रथम जो डेवलप हुआ था, ठीक है, चीनियों के द्वारा किया था। चीनियों के द्वारा आगे चल के इसको अरबियों ने पूरी तरीके से डेवलप किया। सिंध क्षेत्रों में चूंकि जब ये लोग वहाँ पे कंट्रोल किया तो दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं को चलाया। अब वही दिनार, ठीक है, आज देखिए दिनार, ठीक है ना, सोने की मुद्राओं को वहाँ पे चलाया। इसके अलावा ऊँट पालन से भारतीयों को, ठीक है, अवगत कराया कि भाई ऊँट को पाला भी जा सकता है, क्योंकि ऊँट का भी, ठीक है, बहुत जो दूध है वो सब निकलता है। खजूर की खेती, देखिए आज भारत में काफ़ी अच्छी खासी इसकी डिमांड है, ये सब जानने के लिए मिला। जजिया कर को लेके ध्यान रखिएगा, एक गैर मुस्लिम कर जिसे बोला गया, उस समय एक सुरक्षात्मक कर के रूप में इसको लगाया गया, जो बिल्कुल ही अव्यवहारिक था, सही नहीं था। लेकिन ये जजिया कर, यहीं से इसका ओरिजिन होता है, और एक बार इसको समझ लेंगे जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। देखिए जजिया कर लगाने के पीछे उस समय आर्गुमेंट दिया गया था कि ये सुरक्षात्मक कर है यहाँ पे पूरी तरीके से। जैसे आगे चल के जब मराठों को देखेंगे, ठीक है, तो चौथ सर देशमुखी टाइप का कुछ कर लगाया जाएगा, सुरक्षात्मक कर, जो कि उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा, उनके पतन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये लोग भी, मुस्लिम लोग भी जजिया कर लगा रहे। देखिए कैसा गैर मुस्लिम, माने जो मुस्लिम नहीं है सब वो पे करेगा इस जजिया कर को। और उस भारतीय समाज में बुद्ध जैन, ध्यान रखिएगा, बुद्ध जैन के साथ साथ बहुत बड़ी जो संख्या थी, ठीक है, हिंदुओं को भी मौजूद थी, जो अलग अलग कम्युनिटी से उस समय, ठीक है, बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ लोगों को छूट दिया गया था, बच्चे को, अपाहिज को, साधु संतों को, ब्राह्मण को एवं महिलाओं को इस कर से यहाँ पे मुक्त रखा गया था, ध्यान रखिएगा। 5 चीज़ है, एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है कि किनको किनको छूट दिया गया था। इन 5 लोगों को छूट दिया गया था। इसके अलावा बोला गया कि जब फिरोज शाह आया, फिरोज शाह जब तुगलक आएगा तो इस ब्राह्मणों में जजिया कर को लगा देगा। बहुत बड़ा परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का शासक। अब जब अकबर आएगा तो अकबर, ठीक है, इस जजिया कर को पुनः समाप्त कर देगा। लेकिन इसका जैसे ही, समझ रहे हैं ना, मैंने अकबर का जैसे ही आप कह सकते हैं कि परपोता आएगा औरंगजेब, तो औरंगजेब के द्वारा पुनः उस जजिया कर को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसने समाप्त किया? अकबर ने। किसने पुनः लगा दिया? औरंगजेब ने। अब यहाँ पे एक शासक आएगा मुहम्मद, ठीक है, शाह रंगीला, इस जजिया कर को ये पूर्णतः समाप्त कर देगा। ये रंगीला बहुत कुछ मिजाज टाइप का आदमी है, नाच, ठीक है, डांस करने वाला, नर्तकियों के बीच रहने वाला, ठीक है। आगे इसके बारे में जानेंगे। तो रंगीला ने इस जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब जजिया कर कैसे आया, कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन आया, एक जगह आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब आप लोग आजीवन इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था पूरा का पूरा भारत में अरबों का आगमन। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। कोई भी क्यूरी है, अपना फीडबैक है, नीचे आप लोग कमेंट करते रहें। आप लोग कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि और भी अपना हम लोग बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए देने का प्रयास करें। और अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, भारत में अब होगा तुर्कों का आगमन। उसके बाद से फिर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप एफर्ट लगाइए बेसिक चीज़ों पे, आगे अपने आप, ठीक है, क्लियर होते चली जाएगी। क्योंकि मेरा क्लास बिल्कुल यहाँ पे को रिलेटिव होता है। को रिलेटिव का मतलब एक क्लास का दूसरे में किस तरीके से आप अप्लाई करें,
अदर, ठीक है, रिसोर्स में किस तरीके से अप्लाई करें, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ टाइम में फंसे रह जाएंगे कि टाइम मतलब इतना अधिक ले रहे हैं सर पढ़ाने में। तो देखिए, एक बार टाइम दे दीजिए। फिर से आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदर रिसोर्स की आपको बहुत अधिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में मैं चाह रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।